हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की हिंदी। और आपका सिलेबस बदल चुका है, आप सभी को पता लग ही चुका है। हमारी नई बुक आ गई है एनसीईआरटी की, जिसका नाम है गंगा। ठीक है, तो हम गंगा बुक में से चैप्टर 1 करेंगे, दो बैलों की कथा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें हम दो बैलों के बारे में पढ़ते हैं, हीरा और मोती, और बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। और आपको मैं नए सिलेबस के हिसाब से कराने वाला हूँ, नई किताब में से कराऊंगा। आप पुरानी किताबों से पढ़ते हो तो उसको पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि सिलेबस बदल गया है। पुरानी वीडियो देखते हो तो उसको देखना बंद कर दो, क्योंकि सिलेबस बदल गया है। अब जो भी आपको वीडियो देखनी है या जो भी किताब पढ़नी है, वो आपको न्यू पढ़नी है। यानी ये जो गंगा एनसीईआरटी बुक आई है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, एकलव्य स्टडी पॉइंट हमारा चैनल है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको सारी वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, शुरू करते हैं कहानी को। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जानवरों में गधा जो होता है सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी जो गधा होता है, गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। ठीक है, हालांकि ये गधा देखने में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये बुद्धिहीन माना जाता है। बुद्धिहीन का मतलब क्या है? जिसमें बुद्धि ना हो, जिसमें दिमाग ही ना हो, जो मूर्ख हो, इस टाइप का जो कोई हो, उसको बुद्धिहीन बोल दिया जाता है। जब किसी आदमी को भी हम अगर परले दर्जे का बेवकूफ बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या शब्द यूज करते हैं? यानी गधा। आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं ये बच्चा तो बिल्कुल गधा है, इसको कितना भी पढ़ा लो इसको तो समझ ही नहीं आता। ये आदमी एकदम गधा है, इसको चाहे कितना भी बोल दो, पर ये तो समझता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति भी अगर बुद्धिहीन होता है, मूर्ख होता है, तो उसको भी हम गधा बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या गधा सच में बेवकूफ होता है? अब सोचो, कभी आपने सोचा नहीं होगा, क्या गधा सच में बेवकूफ होता है, या फिर ये बहुत ज्यादा सीधा है? इसके सीधेपन के कारण, इसके सहिष्णु होने के कारण इसको गधा यानी ये पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गधे को एक बार छोड़ो, दूसरे जानवर देखो, वो दूसरे जानवर भी थोड़े अलग होते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन गधा तो कभी गुस्सा ही नहीं करता। जैसे एग्जांपल देखो, गाय जो होती है वो सींग मारती है। ठीक है, गाय क्या करती है? सींग मारती है। और जो ब्याई हुई गाय है, यानी मान लो किसी गाय ने बच्चे को, बछड़े को जन्म दिया है, तो उस समय तो वो बिल्कुल सिंगनी यानी शेरनी हो जाती है, शेरनी का रूप धारण कर लेती है। जो भी उसके आसपास आता है उसको मारने लग जाती है। ठीक है, कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्सा आ जाता है। आपने देखा होगा, कुत्ते कभी गुस्से में भौंक रहे होते हैं। ठीक है, कभी किसी पे झपट्टा मार रहे होते हैं, किसी को काटने के लिए दौड़ रहे होते हैं। यानी कुत्ते को भी गुस्सा आता है, गाय को भी गुस्सा आता है, लेकिन गधे को कभी गुस्सा करते आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने गधे को कभी भी गुस्सा करते नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। जितना चाहो बेचारे गरीब को, गधे को मारो, चाहे इसके सामने खराब सड़ी हुई घास डाल दो। ठीक है, इसके चेहरे पे आपको कभी असंतोष नहीं दिखाई देगा। कितनी भी सूखी घास दे दो गधे को, बेचारा खा लेता है। एकदम इतना भोला, इतना मासूम होता है कि कुछ भी दे दो आराम से खा लेता है। कभी दुख नहीं दिखाता उसके चेहरे पे, आपको कभी कोई शिकन नहीं दिखेगी। ठीक है, कोई असंतोष नहीं दिखेगा। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, ठीक है, थोड़ी हुड़दंग कर लेता हो, लेकिन हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। यानी हमने तो कभी गधे को खुश होते भी नहीं देखा। गधा ऐसा होता है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी आप देखोगे उसके चेहरे पे मतलब एक ही जैसे भाव रहेंगे हमेशा। वो आपको थोड़ा दुखी टाइप का लगेगा, कभी आपको खुश नहीं दिखेगा। ठीक है, हमेशा मतलब एक जैसा ही रहता है वो गधा। तो सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे आप बदलते नहीं देखोगे। यानी कि चाहे सुख का समय हो या दुख का समय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, लेकिन गधे के फेस पे, उसके चेहरे पे आपको कभी भी कुछ नहीं दिखेगा। वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच चुके हैं। यानी कि जितने गुण ऋषि मुनियों में होते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी संसार की मोह माया से दूर हो जाते हैं, मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख से उनको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से गधा भी है, गधा भी बिल्कुल ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गया है, कोई सुख दुख से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। जब गधा इतना उच्च है, ऋषि मुनियों से उसकी तुलना की जा रही है, तो आखिर आदमी उसे बेवकूफ कहता क्यों है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो देखो, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यानी गधे के अंदर तो इतने अच्छे अच्छे गुण भी हैं। ठीक है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, ना दुखी होगा, ना सुख 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 में आपको दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। कुछ भी खिला दो आसानी से खा लेगा। ठीक है, कभी क्रोध भाव में आपको नहीं दिखेगा। इतने सारे सद्गुण हैं उसके अंदर, अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन इतने अच्छे गुणों का भी अनादर आपने कहीं नहीं देखा होगा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब है कि ज्यादा सीधापन भी हमारे संसार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गधा जो है वो बहुत ही सीधा है, बहुत ही भोला है, बहुत ही मासूम है, और इतना भोला होना भी हमारे संसार के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है,
देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, ठीक है, जी तोड़कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो भारतीय होते हैं वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो सीधा है, जो अच्छा है, उसका कोई समाज में उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि गधा इतना सीधा है लेकिन फिर भी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। उसी तरीके से जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अफ्रीका में उनके लेकिन फिर भी बहुत बुरी हालत है, अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है। 4 बातें कोई सुना दे तो सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको बदनाम किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाते तो शायद वो सही कहलाने लग जाते, ठीक है, जापान की तरह। तो चलो ये तो ऐसी ही कहानी थी। अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है, यानी हीरा मोती हमारे जो हीरो हैं, इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं 2 बैल, ठीक है। इन बैलों की कहानी है, तो बैल क्या है समझते हैं। तो देखिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है जो उससे कम गधा है, यानी गधे का एक छोटा भाई है जो उससे कम गधा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बैल बोला जाता है। तो बैल आपने सुना होगा ना, कभी कभी किसी आदमी को बैल बुद्धि बोलते हैं, कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये बैल बुद्धि है, इसको कुछ भी समझा लो समझ नहीं आता। तो जैसे गधे को लोग बेवकूफ समझते हैं, ऐसे ही बैल को भी लोग थोड़ा उसी टाइप का समझते हैं, लेकिन वो गधे से थोड़ा नीचे, यानी गधे का छोटा भाई मान लो आप इसको, ठीक है। तो देखिए, जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी हम बेवकूफों के लिए करते हैं ना गधा, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कई बार बछिया का ताऊ भी कह दिया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी जो सबसे बेहतरीन बेवकूफ होगा वो बैल होगा, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, ठीक है, हमेशा ये मत सोचना बैल एकदम सीधा है, कभी कभी ये मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल बन जाता है और कई रीतियों से अपने असंतोष को प्रकट करता है। जैसे गधा था, गधे को चाहे कुछ भी खिला दो, कितना भी मार लो, कितना भी धुतकार लो, गधा हमेशा सिंपल रहेगा, एकदम एक जैसा मुंह बना के रखेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा, क्रोध नहीं दिखाएगा। लेकिन बैल ऐसा नहीं होता, बैल कभी कभी विरोध दिखा देता है, अड़ियल बन जाता है, गुस्से में कभी कभी किसी को मार भी सकता है, ठीक है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है, इसीलिए इसका स्थान गधे से नीचे आता है। यानी बेवकूफ जो है वो गधा है, गधे को बेवकूफ माना जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा कम बेवकूफ माना जा रहा है। झूरी जो है इन 2 गधों का मालिक है, ठीक है। ये जो कहानी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो यही है, झूरी है एक व्यक्ति। इस झूरी के पास 2 बैल हैं, यानी एक बैल है हीरा और एक बैल है मोती। तो ये जो हमारी कहानी है इन हीरा मोती की है, और हीरा मोती को पालने वाला यानी उसका मालिक जो है वो है झूरी। तो चलिए देखते हैं। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों जो बैल हैं वो कौन सी जाति के हैं, पछाई जाति के थे, ठीक है। पछाई जाति के जो बैल होते हैं वो थोड़े देखने में हट्टे कट्टे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो ये दिखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस यानी बिल्कुल काम करते थे, डील ऊंचे यानी थोड़ी ऊंची हाइट वाले थे, बहुत दिनों साथ साथ रहते थे। अब दोनों बैल हीरा मोती एक साथ रहते आ रहे हैं तो दोनों में दोस्ती हो गई है, भाईचारा हो गया है, ठीक है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में बातें कर लिया करते थे, विचार विनिमय कर लिया करते थे, यानी अपनी बातों को आदान प्रदान कर लेते थे, ठीक है। मूक भाषा मतलब एक ऐसी भाषा है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकेगा, या आपस में ही कुछ साइलेंट तरीके से बातें कर लेते हैं। एक दूसरे के मन की बातें भी ये समझ जाते हैं दोनों बैल, क्योंकि एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, एक दूसरे की बातें ये कैसे समझ जाते हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम नहीं जानते ये कैसे समझ लेते हैं। अवश्य ही इनमें कोई ना कोई गुप्त शक्ति, कोई छुपी हुई शक्ति है जिसके कारण ये मूक भाषा में बातें कर लेते हैं, ठीक है। और ये गुण मनुष्य के पास नहीं है। हमें अगर मनुष्य को बात करनी होगी तो जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप मेरी बातों को सुनकर मुझे कुछ जवाब दोगे, यानी हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन इनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति है, कोई छुपी हुई शक्ति है जिससे आपस में एक दूसरे के दुख को समझ लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं वो एक दूसरे को चाटते रहते हैं, ठीक है, सूंघते रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम जो था प्रकट कर लेते थे। कभी कभी दोनों जो थे सींग भी मिला लिया करते थे, आपस में सींग मिला लिया करते थे, ठीक है। आगे देखो,
विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी ये मत सोचना सींगे मिला रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ नहीं रहे, आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, हंसी खुशी से, मतलब खेल कूद कर रहे हैं, जैसे हम खेलते हैं ना दोस्तों के साथ, ऐसे ही एक दूसरे को सींग मार मार के ऐसे खेलते हैं। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है, ठीक है। इससे बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जैसे दोस्त आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, इसी तरीके से ये भी एक दूसरे को समझते हैं, हीरा मोती, ठीक है। इनकी बातें चल रही है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे रहे। अब देखो, अब ये दोनों बैल हैं, इनके ऊपर मान लो ये गाड़ी लगा दी गई है। अब गाड़ी लगा दी गई है तो इसका बोझ है दोनों के कंधों पे, दोनों की गर्दन पे इसका बोझ है। तो अब ये जो दोनों दोस्त चलते हैं जब ये, ठीक है, अपने ऊपर बोझ लेकर, तो ये दोनों में से चाहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा बोझ आए। यानी हीरा चाहेगा कि हीरा के ऊपर ज्यादा बोझ आए, उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए, लेकिन उसका दोस्त मोती चाहेगा कि मेरे ऊपर ज्यादा बोझ आ जाए, मेरे दोस्त हीरा के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए। यानी एक दूसरे का बोझ कम करना चाहते हैं, इतनी गहरी दोस्ती है इनके बीच में, ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर में या फिर शाम के समय दोनों खुलते हैं, यानी पूरे दिन तो काम करते हैं जुताई का, उसके बाद जब शाम को ये खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते हैं। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं, साथ नांद में मुंह डालते हैं, साथ ही बैठते हैं, और एक मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता है। कहने का मतलब है दोनों नांद में, नांद जो होती है जिसमें इनको चारा दिया जाता है, ठीक है, इनको भूसा दिया जाता है, जब नांद में भूसा डाल दिया जाता है तो दोनों एक साथ गर्दन नीचे करके खाते हैं। जब खा चुके होते हैं तो दोनों एक साथ गर्दन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खेतों में जुताई करने जाते हैं, ठीक है, एक साथ ही ये खाना खाते हैं। तो इनकी बहुत गहरी दोस्ती है। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार, अब बहुत ध्यान से समझना, इनकी जो बैलों की कहानी है, इनकी लाइफ बदल जाती है यहां से, ठीक है। झूरी एक डिसीजन लेता है, झूरी इनको अपने ससुराल भेज देता है। तो देखिए, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी दोनों बैलों को ससुराल भेजता है। बैलों को लेकिन मालूम नहीं था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं, ठीक है, बैलों को नहीं पता वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमको बेच दिया, यानी उसका झूरी का साला आया और उनको लेके चल दिया अपने घर को। अब बैलों को नहीं पता, क्योंकि भाई बैल को थोड़ी पता है कि क्यों ले जाया जा रहा है। बैल सोच रहे हैं कि शायद बैलों को बेच दिया है, किसने, मालिक ने। मालिक कौन है, झूरी, झूरी ने बेच दिया है। तो मालिक ने शायद हमें बेच दिया है अपने। फिर कहते हैं कि अपना यूं बेचा जाने उन्हें अच्छा लगा, मतलब अपना जो यूं बेचा बेचा गया है उनको, उनको अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले, साले का नाम है गया, गया को घर तक गोई ले जाने में बहुत दांतों पसीना आ गया, ठीक है। यानी कि जब इसमें गोई पे ले जा रहा था उसको, उसका साला, तो उसको दांतों पसीना आ गया, क्योंकि ये अच्छे से जा नहीं रहे थे, कभी धक्का दे रहे थे, कभी गाड़ी को गिराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो पीछे से जब वो इनको हाँकता था तो दोनों दाएं बाएं भगते थे। कभी पगैया पकड़ के आगे खींचता था, जो उनकी पगैया होती है, ठीक है, जो इसके ऊपर रखी होती है, उसको खींचता था तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारने लग जाते। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती थी, यानी बोलने की आवाज दी होती, हमारी तरह बात करने की शक्ति दी होती, तो झूरी से जरूर पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, तुमने हमें क्यों बेच दिया, ठीक है, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कौन कह रहे हैं, बैल कह रहे हैं। बैल सोच रहे हैं मन मन में कि अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति होती, हमारे पास वाणी होती, तो हम पूछते मालिक से कि तुमने हमें क्यों छोड़ दिया, हम तो तुम्हारी सेवा करते थे, सेवा में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो बता देते, हम और मेहनत कर लेते, तुम्हारे लिए और मेहनत करते, ठीक है, कितनी भी मेहनत कर लो, हम मर जाते, लेकिन कबूल था। पर आपने हमें छोड़ा क्यों, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं करी, जो तुमने खिलाया, जैसा भी खिलाया हमने सिर झुका के खा लिया, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमको कुछ और खिलाओ, ये खिलाओ, ठीक है। तो बैल ऐसा सोच रहे थे। संध्या का समय था, दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंच गए। अब पहले बैल कहां पे रहते थे, झूरी के पास रहते थे। अब झूरी ने क्या करा, बैलों को भेज दिया। कहां पे भेज दिया, अपने साले के घर में। साले का नाम क्या है, गया। अब गया उनको ले आया है अपने घर पे, ठीक है। अब दिन भर के भूखे थे ये, जो दोनों बैल थे पूरे दिन भूखे थे, लेकिन जब नांद में इनके सामने नांद में चारा रखा गया तो दोनों में से किसी ने मुंह नहीं डाला उसमें, ठीक है, किसी ने खाया नहीं, क्योंकि दोनों गुस्से में थे कि इनके मालिक ने इनको छोड़ दिया।
इनको लग रहा था मालिक ने इनको बेच दिया है, तो दिल भारी हो रहा था इनका, जिससे इन्होंने अपने घर समझ रखा था जिसको अपना घर, आज उनसे छूट गया था। ये नया घर है, नया गांव है, नए आदमी है, सारे इनको बेगाने लग रहे हैं। ठीक है, सारे इनको क्या लग रहे हैं? बेगाने लग रहे हैं, मतलब पराये टाइप के लग रहे हैं, सब इनको पराये लग रहे हैं, क्योंकि अपना घर छूट गया, अपना मालिक छूट गया, अब नए घर में आ गए हैं, नया मालिक है। ठीक है, सब लोग नए हैं, गांव नया है, तो अब इनको सब कुछ पराया पराया लग रहा था। यहाँ पे दोनों ने अपनी मूक भाषा में, यानी दोनों ने, हीरा मोती ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। ठीक है, जब गांव में सोता पड़ गया, यानी गांव में जब सारे लोग सो गए, रात का समय था, तो दोनों ने जोर मारकर पगह तुड़ा ली, यानी जिससे उनको बांधा जाता है ना रस्सी, वो पगह जो थी जिससे बंधा हुआ था उसको तुड़ा ली, यानी तोड़ दिया। घर की तरफ चल दिए चुपके से। पगह जो थे वो ज्यादा मजबूत थे, लेकिन फिर भी ये निकल लिए तोड़ के। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बैल इतने मजबूत पगह को तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों में उस समय दुगनी शक्ति आ गई थी, यानी दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी मतलब दुगनी। एक एक झटके में इन्होंने रस्सी तोड़ी और इनका मन नहीं लगा, यानी जो गया के घर में थे यहाँ पे इनका मन नहीं लगा। अब ये आ गए अपने पुराने मालिक के घर। पुराना मालिक कौन था? झूरी। क्योंकि इनका मन नहीं लगा, चल दिए अपने घर की तरफ। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल जो हैं चरनी पर खड़े थे, यानी उसके घर आ गए थे। अब दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था, रस्सी वस्सी लटकी हुई थी। घुटने तक पांव जो थे कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, मतलब स्नेह तो था अपने मालिक के प्रति, क्योंकि मालिक से प्रेम था, मालिक को भी अपने बैलों से प्रेम था, लेकिन विद्रोह भी था। अब बैलों के मन में विद्रोह क्यों था? बैल गुस्से में थे अपने मालिक से कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। हमने मतलब दोनों बैलों ने हमेशा तुम्हारी चाकरी करी, तुम्हारी सेवा करी, जैसा तुमने खिलाया हमने चुपचाप से खाया, हमने कभी भी कोई कमी नहीं निकाली, हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन तुमने तो हमें छोड़ दिया। यानी विद्रोह भी था इनके मन में। फिर झूरी बैलों को देखता है, स्नेह से गदगद हो जाता है। ठीक है, उसका मन करता है, मतलब उसे लगता है कि भाई इन्हें गले लगा लूं, जाता है दौड़कर उनको गले लगा लेता है, प्रेमालिंगन करता है, उनको चूमने लगता है। ठीक है, चुंबन। और जब इस चीज को सब देख रहे होते हैं तो ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब समझ रहे हो, जब बिछड़े हुए कोई यार मिल जाते हैं तो, क्योंकि एक ऐसा संबंध था उसके मालिक और बैलों के बीच में, एक संबंध ऐसा था कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, हमेशा साथ रहते आए थे, तो एक संबंध बन चुका था इनके बीच में। तो जब ये आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो ये बहुत ही मनोहर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, सब लोग देखते हैं, ताली बजाने लगे, उनका स्वागत करने लगे कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बैल को दूर छोड़ दिया और वो वापिस आ गए हो चुपके से। बाल सभा यानी बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई भूसी लाया, कोई चारा लाया, उनको खिलाने लगा। ठीक है, बच्चे खिलाने लगे। फिर एक बालक ने तो ऐसे बोल दिया कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं है पूरे गांव में। दूसरे ने समर्थन करा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं, सोचो, रात भर चल के आए हैं अकेले। तीसरा बोला बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं, मतलब पहले कभी आदमी थे। ठीक है, तो इस तरीके की बातचीत होने लगी गांव में। फिर इतने में आ जाती है झूरी की पत्नी। अब झूरी की पत्नी आ जाती है क्योंकि भाई इसके भाई के घर से भागा है ना, जो गया था वो इसका भाई था। गया कौन था? इसका भाई था जो लेके गया था। अब इसके भाई के घर से भाग आए हैं तो भाई ये गुस्से में आ गई है। तो ये क्या कहती है, देखो, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जलने का मतलब है गुस्से में हो गई। ठीक है, बोली कि कैसे नमक हराम बैल है ये, तो एक दिन भी काम नहीं करा और सीधा भागकर यहाँ पे आ गए। झूरी अपने बैलों के बारे में ऐसा सुनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो सुन नहीं सका। कहता है नमक हराम क्यों हुए भाई, चारा दाना इनको कुछ मिला नहीं होगा तो क्या करते बेचारे, इसको तेरे भाई ने चारा नहीं दिया होगा तभी तो भग के मेरे पास आए हैं, मैं इनको चारा खिलाता हूँ, इनको प्रेम करता हूँ। वो चारा उसने प्रेम वगैरह कुछ नहीं दिया होगा उसको। तो स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। ठीक है, बाकी सभी तो पानी पिला पिला के रखते हैं, तुम ही हो जो जानते हो। क्योंकि भाई देखो, जो पत्नी होती है वो अपने पतियों को ऐसे ही सुनाया करती है। तो उसने टोंट मार दिया अपने पति पे कि बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया कि चारा मिलता तो क्यों भागते, बताओ, चारा मिला नहीं होगा इसलिए बेचारे यहाँ पे भागकर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो स्त्री जो थी वो बहुत चिड़ी हुई थी। वो कहती है भागे इसलिए हैं कि लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बैल को सहलाते नहीं है, जैसे तुम बुद्धुओं की तरह, पागलों की तरह बैल को सहलाते रहते हो, लोग सहलाते नहीं है।
लोग इनसे रगड़ कर काम करवाते हैं, यानी खेत को जोतने का काम करवाते हैं, ठीक है। और ये दोनों तो कामचोर हैं, इसीलिए भाग लिए तुरंत ही वहां से। अब देखती हूँ कि इनको खली और चोकर कहाँ से मिलता है। अब तो मैं इनको बस एक ही चीज दूंगी, वह है सूखा भूसा। सूखा भूसा डाल दूंगी, खाना वो खाए चाहे नहीं खाए चाहे मरे, ठीक है। कौन कहती है? स्त्री कहती है। स्त्री कहती है कि खली और चोकर मिलता है, ठीक है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी। यानी अब देखती हूँ कि इनको खली चोकर कहाँ से मिलेगा, मैं तो बस सूखे भूसे को डाल दूंगी, चाहे मरे चाहे खाएं चाहे ना खाएं, ठीक है। वही हुआ, मजूर को बोल दिया गया कि बस बैलों को सूखा भूसा देना है, यानी खाली इनको सूखा भूसा दिया जाए, ठीक है। बैलों में नांद ने नांद में जब मुंह डाला बैलों ने खाने के लिए, तो क्या देखा उन्होंने? ये देखा कि सब कुछ फीका फीका लग रहा है, कोई चिकनाहट नहीं है, कोई उसमें रस नहीं है, एकदम सूखा भूसा है। फिर बेचारे भूखे तो थे, आशा की नजरों से देखने लगे, ठीक है, बिल्कुल द्वार की तरफ, दरवाजे की तरफ, कि शायद कोई उसमें खरी ला के डाल दे, कोई उसमें थोड़ा चोकर ला के डाल दे। ये सोच रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। झूरी ने मजदूर से कहा, मजूर बोला जाता था, ठीक है उसको, मजूर का मतलब मजदूर है। झूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, ठीक है। इसको कह रहा है कि क्यों नहीं डाल देता थोड़ी सी खरी। वो कहता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी अगर मैं उसमें खरी डाल देता हूं तो। वो कहता है चुपके से चुरा कर लिया ना, चुरा कर लिया और डाल दे। वो कहता है ना दादा ना, पीछे से तुम भी उन्हीं की बातें कहने लगोगे, उनकी भाषा में बोलोगे, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी होती है कुछ खरी, आपको पता होगा ये खरी होती है, जानवरों को, गाय भैंसों को खिलाई जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेके चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में लगाया, ठीक है, दोनों को गाड़ी में लगाया और जोता, यानी खेतों में ले जाके जुताई का काम शुरू कर दिया। 2-4 बार जो था मोती, उसने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की कोशिश करी, लेकिन हीरा ने संभाल लिया, वो ज्यादा सहनशील था। अब देखो यहाँ पे देखो, दो दो हैं बैल, आपको पता है हीरा और मोती। अब जो हीरा और मोती हैं इसको समझिए। मोती ने क्या करा, गाड़ी को गिराने की कोशिश करी, किया, यानी मोती जो है ये गुस्से वाला बैल है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन हीरा जो है ये ज्यादा गुस्सा नहीं करता, ये थोड़ा सहनशील है। अब इन दोनों का नेचर है, इनका स्वभाव है, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा ज्यादा करता है, कोई दूसरा व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, ऐसे ये जानवर भी है, ठीक है। हीरा जो है वो सहनशील है, सभ्य है, लेकिन ये थोड़ा गुस्से वाला है। तो इसने क्या करा, गाड़ी को गिराने की कोशिश करी, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। शाम का समय था, यानी संध्या संध्या समय हो चुका था। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया, क्योंकि भाई घर छोड़ के भाग गए थे ना, इसीलिए मोटी रस्सी से बांधा ताकि भाग ना पाए। फिर वही सूखा भूसा भी दे दिया, अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दिया, यानी उसके पास भी 2 बैल थे। अब अपने बैलों को तो दे रहा है, खली चूनी चोकर पोकर सब दे रहा है, लेकिन इन हीरा और मोती को नहीं दे रहा कुछ भी, सूखा भूसा दे रहा है। क्यों? मजा चखाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसका घर छोड़ के भाग गए थे ना, इसीलिए इनको मजा चखाने के लिए खाने को नहीं दे रहा है। फिर दोनों बैलों का ऐसा अपमान हुआ, ऐसा बैलों ने कभी अपमान देखा नहीं था कि उनके सामने दूसरे बैलों को तो सब कुछ मिल रहा है खाने को, हमको सूखा भूसा दिया जा रहा है। तो झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से, ठीक है, यानी झूरी जो था कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था इनको, और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगे थे, ठीक है। यानी कि कभी एक समय था जब झूरी कभी फूल की छड़ी से नहीं छूता था, और यहाँ पे इसको डांटता भी है, बैलों को मारता भी है, ठीक है, और यहाँ पे मार भी पड़ रही है। फिर दोनों का सम्मान जो था बहुत ही आहत हुआ, दोनों को बहुत बुरा लगा, ठीक है। और उस पर भी क्या मिला इनको, सूखा भूसा मिल रहा है। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई इन्होंने। दूसरे दिन क्या हुआ, गया ने बैलों को हल में फिर से जोता, यानी खेत में ले गया, हल लगाकर उनको जोता। पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, इनको खूब मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा जो था काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा वो, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़ ताड़ के उसने बराबर कर दिया, ठीक है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां जो थी नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, इतनी तेजी से भाग रहा था वो, सारा उसका हल वल सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया उसने, ठीक है। फिर हीरा ने उसको अपनी मूक भाषा में साइलेंटली कहा कि भागना व्यर्थ है, भागो मत, भागने का कोई फायदा नहीं है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, ठीक है, यानी कि तुम्हें तो बहुत मारा है इसने,
फिर से मार पड़ेगी। वो कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। अब हमने बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी पड़ेगी, मार से थोड़ी बच पाएंगे, मार से कैसे बचेंगे, कहां तक बचेंगे, मार तो खानी पड़ेगी। गया जो है दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां थी क्योंकि ये भग रहे थे। फिर मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी मतलब इनको उठा के पटक दूं, लाठी लेकर आ रहा है। तो हीरा ने समझाया नहीं भाई, खड़े हो जाओ, चुपचाप से खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ऐसे बोलता है वो कहता है नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, बैल जो है बैल मारने के लिए नहीं होते, खेतों को जोतने के लिए होते हैं, ठीक है, अपने मालिक की बात सुनते हैं बैल, ऐसा मत करो, चुपचाप से खड़े हो जाओ, ऐसी सलाह देता है। अब इन बैलों ने उनके हल वगैरह तो तोड़ दिए हैं। अब ऐसे में गुस्से में तो बहुत होंगे क्योंकि भाई लाठी डंडा लेके आ चुके थे। तो हीरा ने कहा ठीक है मोती से कि भागना व्यर्थ है, भागो मत, भागने का कोई फायदा नहीं है। मोती ने जवाब दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुमको इतना मारा है कि तुम्हारी तो जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहता है कि पढ़ने दो, अब हमने तो बैल का जन्म लिया है ना, बैल का जन्म लिया है तो कब तक मार से बचेंगे, बैल का काम ही है, बैल को बहुत मारता है उसका मालिक, ठीक है, कब तक बचेंगे भाई, कभी ना कभी तो हमको मार पड़ती है। तो गया जो था, अब गया और दो आदमी, यानी गया जो था दो आदमियों को लेकर उनके साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में क्या थी, लाठियां थी, डंडे थे दोनों के हाथों में। मोती बोला कहो तो दिखा दूं, यानी मोती बोल रहा है कि ये हमारी तरफ लाठी लेके आ रहे हैं, कहो तो इनको मजा चखा दूं, इनको पटक दूं उठा के, ठीक है, कुछ मजा दे दूं, तो लाठी लेकर आ रहा है, ऐसे मोती बोल रहा है। हीरा बोलता है नहीं मत करो, ठीक है, कहता है नहीं भाई खड़े हो जाओ चुपचाप, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ऐसा बोलता है। नहीं हमारी जाति का, कहता है कि नहीं हमारी जाति का धर्म नहीं है, ठीक है, हमारा धर्म तो ये है कि भाई हमारा मालिक जो होता है हमसे खेत जुतवाएगा और हमको मारेगा भी, हमको मार खानी पड़ेगी, हम तो बैल हैं, हमने तो जन्म ही इसीलिए लिया है, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं ये। आगे देखो क्या होता है, मोती बेचारा, मोती चाहता है कि उसको पटक दूं लेकिन हीरा मना कर देता है, तो मोती दिल को ऐंठ कर रह गया। अब गया जो था वो आ पहुंचा और दोनों जो बैल थे उसको पकड़ भी लिया और चल दिया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, यानी कि आया लाठी लेके अपने सहायक के साथ, ठीक है, लेकिन मारपीट नहीं करी और उनको चुपचाप से लेके चला गया, क्योंकि वो भी समझ चुके थे इस समय में टालना ज्यादा सही है, बैल भी जो है गुस्से में है, क्योंकि अभी वो हल वल तो तोड़ दिया है, अब बैल भी गुस्से में, कहीं हम उनको मारने जाए उल्टा वो हमें ही भगा दे, तो ये सब चीजें वो समझ चुके थे। आगे देखो क्या होता है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की थी, वो आती थी और उनको रोटी देती थी, ठीक है, तो एक छोटी सी लड़की आई, दो रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में रोटी एक एक खिलाकर चली गई। अब आप सोचो कि अगर बैल को कोई, भूखे बैल को कोई एक रोटी देगा तो क्या उसका पेट भरेगा, एक रोटी में तो आदमी का भी पेट नहीं भरता, बेचारे बैलों का पेट कहां से भरने वाला था, ठीक है। अब रोटी देकर चली गई है, उस वक्त एक रोटी से उनकी भूख क्या ही शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, लेकिन दोनों खुश थे कि चलो इस घर में हर कोई हमें मारता है, हमें धुतकारता है, लेकिन एक तो सज्जन का वास है, यानी कोई तो एक अच्छा इंसान है यहाँ पे, ये छोटी सी जो गुड़िया है, छोटी सी जो लड़की है, ये इनको रोटी खिलाने आ रही है, यानी सज्जन है, बहुत अच्छी लड़की है, चलो कोई तो यहाँ पे अच्छा रहता है, ठीक है। लड़की किसकी थी, भैरव की लड़की थी और उसकी माँ मर गई थी, माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ जो थी उसको बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसको कहीं ना कहीं लगाव हो गया था। अब इसकी बेचारी की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, इसको बहुत मारती थी, परेशान करती थी, तो ये बहुत दुखी रहती थी, तो इनका बैलों से लगाव हो गया था, इसीलिए रोज क्या करती थी, बैलों को आके रात में दो रोटी खिला देती थी। दोनों दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे और शाम को थान में बांध दिए जाते थे और खाने को भूसा ही मिलता था सूखा। रात में बालिका आती थी, दो रोटी खिला के चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दोनों के गाल सूखा, दोनों जो थे सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं होते थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि लड़की प्रेम से जो दो रोटी दे जाती है, प्रसाद मान लो उसे, उसको खाने से ये फायदा हुआ इनका कि ये सूखे नहीं हुए, यानी दुबले नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि प्रेम से इनको खिला जाती थी। हालांकि इनके मन में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये दुबले नहीं हुए। आगे देखते हैं। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, ठीक है, मोती कह रहा है हीरा से कि अब तो सहा नहीं जाता। तो हीरा पूछता है क्या करना चाहते हो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें, कुछ करना है क्या? तो कहता है एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा,
ठीक है। मोती गुस्से वाला है। मोती क्या कहता है कि एक आध को सींगों में उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमको रोटी खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। अगर मान लो तुम इसके घर वालों को ही मार दोगे तो ये तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। ठीक है। तो कहता है तो मालकिन को फेंक देता हूं उठा के। कहता मालकिन को क्यों फेंकोगे भाई, वो कहते हैं वही तो इस लड़की को मारती रहती है। कहते हैं लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, औरत को सींग नहीं मार सकते। हाँ, औरत जात को सींग चलाना मना है तो मत मारो उसे। ठीक है। फिर कहता है कि तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, वो कहता है बताओ तुड़ाकर भाग चले, तो कहता है हाँ ये स्वीकार करता, यानी ये मैं स्वीकार करता हूं, तोड़कर भाग चलते हैं। लेकिन इतनी मोटी रस्सी है, ये तोड़ोगे कैसे, टूटेगी थोड़ी ना। तो कहता है इसका एक उपाय है। कहता है क्या उपाय है। तो कहता है कि इस मोटी रस्सी को अगर हम पूरी रात चबाते हैं, ठीक है, तो चबा चबा कर हम इसको अपने दांतों से क्या कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं। तो रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी थी इतनी ज्यादा इनके मुंह में ही नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अचानक घर का द्वार खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लग गए। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई थी। उसने उनके माथे को सहलाया और बोली, धीरे से बोली, खोल देती हूं तुम्हारी रस्सी, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ। ठीक है। कौन बोली, वो लड़की बोली, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे लोग तुमको मार डालेंगे। मैंने सुना है, आज ही घर में बात चल रही थी, तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी, यानी ये तुम्हारी नाक में नाथ डालने वाले हैं और तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। उसने क्या करा, चुपके से गराव यानी जो रस्सी थी उसको खोल दिया, पर दोनों तब भी चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा कि अब चलते क्यों नहीं हो, अब तो रस्सी खुल गई, अब पूरी रात रस्सी काट रहे थे नहीं कटी। लड़की ने रस्सी खोल दी, अब चलो भगो, चलते हैं, भगते हैं। तो हीरा ने कहा कि चले तो जाएंगे, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, क्योंकि सबको संदेह हो जाएगा, सबको शक हो जाएगा कि इस लड़की ने हमको भगा दिया है। तो ऐसे में इस बालिका को, बेचारी को बहुत परेशान किया जाएगा। ठीक है। तो दोनों फूफा वाले, इतने में क्या हुआ, लड़की चिल्लाने लगी कि दोनों फूफा वाले बैल जो हैं भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल जो हैं भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है। रस्सी खोल चुकी थी, उनको मौका दे चुकी थी, भाग जाओ यहां से। अब गया जो था वो बहुत हड़बड़ाया और भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने के लिए चल दिया। वो दोनों भागे, अब दोनों बैल आगे आगे भाग रहे हैं और गया जो है उनके पीछे पीछे भाग रहा है। वो और भी तेज हो गए बैल। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी जो थे उनको साथ ले लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था, सीधे दौड़ते हुए चले गए। यहां तक कि दौड़ते दौड़ते उनको ये भी खबर नहीं थी कि हम रास्ता भूल गए हैं। अब नए नए गांव आ रहे हैं उनके सामने, नया रास्ता आ रहा है, यानी वो मार्ग का ज्ञान नहीं है, रास्ता नहीं जानते हैं। ठीक है। जिस रास्ते को वो पहले से परिचित थे, जानते थे, ये तो वो रास्ता नहीं था, उसका तो पता नहीं था यहाँ पे। अब तो नए नए गांव मिल रहे हैं, नए नए खेत मिल रहे हैं। ठीक है। फिर खेत के किनारे खड़े हो गए, खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करें भाई, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत आगे निकल गए हैं और हमारा गांव तो, मतलब हमारा जो रास्ता था वो तो हम रास्ता भूल चुके हैं, अब हम अपने गांव में कैसे जाएंगे। अब इनके मन में ये चल रहा है। हीरा ने कहा कि मालूम होता है कि हम रास्ता भूल चुके हैं, तुम भी बेतहासा भाग रहे थे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती बोलता है, वो कहता है उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यानी वो जरूर हमको मारता है, पीटता है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं मारेंगे अपने मालिक को। ठीक है। क्योंकि वो गया भी एक तरीके से उनका मालिक ही था, दूसरा मालिक। दोनों भूख से बहुत परेशान थे, व्याकुल थे। अब खेत में हरी हरी मटर दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब इन दोनों बैलों को खेत में हरी हरी मटर दिख रही थी। चरने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, कहीं मतलब खाते खाते देखते थे इधर उधर, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, फिर खाने लग जाते थे, फिर खाते थे, फिर देखते थे, ये कर रहे थे। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव महसूस करा, क्योंकि अब पेट भी भर चुका है और आजादी भी है कि मालिक इनका इनके पास है नहीं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिला लिया आपस में, एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। तो कहने का मतलब दोनों आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि मस्ती कर रहे हैं भाई। अभी खा लिया इन्होंने मटर, पेट भर चुका है और आजाद हैं, तो मस्ती कर रहे थे। अरे ये क्या, कोई सांड
फिर उनको दिखा एक सांड, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। कहता है हाँ सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड जो था पूरा हाथी था एकदम, मतलब बहुत लंबा चौड़ा सांड था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान तो बचती नजर नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि सांड जो था बहुत गुस्से में था और उनको कहीं ना कहीं मारने के लिए आया था। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, आपस में वो बातें करते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे। अब बताओ, वहां से भाग के आए, अभी हमने थोड़ा सा खेत में मटर खाई और थोड़ा आजादी मिली थी, अब ये सांड आ रहा है, अभी हमें मारेगा। कहते हैं बुरे फंसे, जान बचेगी? पूछता है कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। कहता है अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, ये सुनेगा नहीं, हमारी घमंड में है। भाग क्यों ना चले? कहता है भागना तो कायरता है, अगर हम इससे डर के भगेंगे तो हम तो कायर कहलाएंगे। तो फिर यहीं पे मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 का मतलब है भाग जाना, तो बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही था कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। ठीक है, ये उपाय था कि दोनों बैल जो हैं सांड के ऊपर एक बार प्रहार करेंगे, एक बार में चोट करेंगे। मैं आगे से रगेड़ता हूं, तुम पीछे से इसको रगेड़ो, अच्छे तरीके से मारो इसे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटेगा तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय तो अपने पास नहीं है, यही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो ये सांड हमें मार देगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपक दिए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। सांड सोच रहा था अकेले अकेले लड़ाई होगी, सिंगल सिंगल। सांड तो सोच रहा था कि सिंगल सिंगल लड़ेंगे तो इनको भगा भगा के मारूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब आगे देखो क्या था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने फिर उसको रगड़ना शुरू कर दिया। अब वो इसे मारे तो उधर से पीछे से वो उसके सींग घुसेड़े, अब इधर से मारे तो वो उसके पीछे से सींग घुसेड़ने लग जाए, मारने लग जाए उसको। तो आपस में खूब उसको मतलब मारने लगे, उसके पेट में सींग घुसेड़ने लगे। ठीक है, फिर दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर नहीं देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी सीधा उसके। सांड जो था बहुत गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया और पीछे फिरा तो हीरा ने उसको दूसरे तरफ से सींग चुबा दी। आखिर बेचारा जख्मी हो गया और भग गया। सांड को समझ में आ गया था इन दोनों से लड़ना मेरे बस की नहीं है और ये तो मार डालेंगे मुझे। ठीक है, तो भगने लगा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा करा, मतलब दूर तक उसको खदेड़ा, भगाया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। फिर इन दोनों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में, अब दोनों ने भाई सांड मारा है तो खुशी में आ रहे थे, बिल्कुल नशे में घूमते हुए, जीत की खुशी में। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि उसको मैं मार ही डालूं। हीरा ने बोला कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अब वो बेचारा गिर चुका है, अब दुश्मन मत मारो, छोड़ो, सींग नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो मोती कहता है ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, अब अपने को घर जाना है तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचते हैं, क्योंकि अब भाई काफी देर हो गई है, भूख लग गई है। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुसा। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 उसने ग्रास खाए थे कि 2 आदमी आ गए लाठी लेकर, दौड़ दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया। मोती जो था वो सींचे हुए खेत में था। अब सींचे हुए खेत में था तो पानी है, वो दलदल जैसी मिट्टी हो जाती है, तो उसके खुर जो थे वो कीचड़ में धंसने लगे। बेचारा भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। अब हीरा ने देखा कि उसका दोस्त संकट में है तो वो भागा नहीं, वापिस आ गया। कह रहा था कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, हालांकि उसके पास मौका था जाने का, लेकिन वो दोस्त था, सच्चा दोस्त। उसने बोला फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ ठीक है घूमते हैं, अब साथ में ही फंसेंगे। फिर रखवालों ने उसको भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब कांजी हाउस जो था वहां पे बहुत सारे जानवर थे। अब दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा, ठीक है, ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को कुछ एक तिनका भी नहीं मिला। मतलब जीवन में पहली बार ऐसा उनके साथ हुआ था कि पूरा दिन बीत गया है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है, इनको पकड़ के तो लाया है। ठीक है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया कम से कम सूखी घास तो दे रहा था, इनको सूखा चारा तो दे रहा था। ये तो बेचारे कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ तो कई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था।
सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगा के देखते रहे दरवाजे की तरफ, पर कोई आया ही नहीं चारा लेकर, कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। अब मिट्टी की दीवार थी, उसको चाट रहे हैं, लेकिन मिट्टी की दीवार से मिट्टी चाटने से थोड़ी पेट भरेगा, इससे इनको तृप्ति थोड़ी मिलेगी, पेट थोड़ी मिलेगा। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला उठ गई। हीरा तो कह रहा था ये तो बहुत गलत है, हमें तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता भाई, बहुत भूख लग रही है। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, मतलब हम मरने वाले हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालो। जैसे हम वहां से भाग के आए थे, अब यहाँ से कोई रास्ता निकालो, यहाँ से भी भागे। आओ दीवार तोड़ देते हैं। वो बोलता है, कहता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मैं तो इतना थक गया हूँ, इतना भूखा हूँ, इतना कमजोर हो गया हूँ कि मैं तो नहीं दीवार तोड़ पाऊंगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। उसका दोस्त बोलता है, तो बाड़े की दीवार जो थी कच्ची थी, कच्ची दीवार थी मिट्टी की, ठीक है। हीरा मजबूत तो था, अपने नुकीले सींग जो था उसमें गड़ा रहा था, जोर जोर से बार बार दीवार पे मार रहा था ताकि दीवार को गिराए। दीवार से मिट्टी की एक चिपट निकल गई, ठीक है, एक टुकड़ा निकल गया मिट्टी का। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लगा, साहस बढ़ गया कि भाई मैंने इतना मिट्टी तो गिरा दी है, अब मैं और मेहनत करूंगा तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। फिर दौड़ दौड़ कर दीवारों को चोटें करने लगा और हर चोट पर थोड़ी सी मिट्टी गिराने लगा। उस समय कौंजी हाउस में चौकीदार आया लालटेन लेकर, जानवरों की हाजिरी लेने, यानी देखने आया कोई जानवर कम तो नहीं हो गया। हीरा का यह उजाड़पन देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आके हीरे को डंडे मारे खूब, और मोटी रस्सी ली और बांध दिया मोटी रस्सी से। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खा ली, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने बोला जितना मेरे से हो सकता था कम से कम ने जोर तो लगाया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए, यानी इतनी मोटी रस्सी से बांध दिया। तो कहता है जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कहता है कोई परवाह नहीं, मर जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, मरना तो है ही। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, सारे जानवरों को हम निकाल देते, इतने भाई बंदे यहाँ पे बंद हैं इनको भी निकाल देते, किसी की देह से जान नहीं, किसी की देह में जान नहीं है, इतने कमजोर हो गए हैं, ठीक है। तो ये बातें आपस में कर रहे हैं। मोती ने क्या करा, दीवार में उसी जगह पे सींग मारनी शुरू कर दी। थोड़ी सी मिट्टी और गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी और सींग लगाई, ठीक है। ऐसे लड़ने लगा जैसे मान लो किसी प्रतिद्वंदी से, किसी कॉम्पिटिटर से लड़ रहा है, और लास्ट में जाके उसके अंदर दूनी शक्ति आ गई, दुगनी शक्ति आ गई थी। दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिरा दी। दीवार का गिरना था कि अधमरे जानवर जो थे वो होश में आ गए, चेत में आ गए और जल्दी से भागने लगे। तो तीन घोड़ी जो थी तुरंत भाग के निकल गई। फिर बकरियां जो थी, बकरी भी निकल गई। उसके बाद भैंस जो थी, भैंसें भी निकलने लगी, ठीक है। पर गधे जो थे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। अब गधे क्यों नहीं भाग रहे, सारे जानवर भाग रहे हैं पर गधे नहीं भाग रहे हैं। गधे क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि गधा तो मासूम होता है ना, सुख दुख से, लाभ हानि से, किसी चीज से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कुछ खिलाओ ना खिलाओ ऐसे ही रहता है वो भाग ही नहीं रहे गधे। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, यानी अगर पकड़ लिए जाए तो क्या होगा। अब कहता है अभी तो भागने का मौका है ना, भाग जाओ, बाद का बाद में देखेंगे। कहता है हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पे पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें कि ना भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें ऐसे बुरे वक्त में छोड़ के चला जाऊंगा? ठीक है, तुम इतने दिन से मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कैसे विपत्ति में, परेशानी में छोड़ के जा सकता हूं? तुमसे अलग कैसे हो जाऊंगा? हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, ठीक है, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो ही गया। 9-10 जानवरों की हमने जान तो बचा दी, हमने घोड़े भगा दिए, हमने भैंस भगा दी, हमने बकरियां भगा दी, हमने गधे भगा दिए, ठीक है, तो कम से कम हमने इतने जानवरों की को भगा तो दिया। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार के वहां से बाहर निकाल दिया, भगा दिया, ठीक है। भोर हुई, सुबह हुआ तो मुंशी और चौकीदार लोग, कर्मचारी लोग आए। अब उन्होंने देखा कि सारे जानवर गायब, अब बैल बंधे हुए हैं, बाकी तो सब गायब। उनमें खलबली मच गई।
ठीक है, बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई, खूब मारा पीटा गया मोती को, क्योंकि सबको पता था कि दीवार किसने गिराई है, हीरा मोती इन्होंने ही गिराई है। मोती को खूब मारा गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पे बंधे रहे। किसी ने चारे का एक दाना तक नहीं डाला, बेचारे भूखे थे एकदम। ठीक है, भूखे प्यासे वहां पे पड़े रहते थे। एक बार पानी दे दिया जाता था, बस उसी पे बेचारे चल रहे थे, एकदम कमजोर हो चुके थे। फिर एक दिन क्या होता है, डुगडुगी बजाई जाती है दोपहर के समय। 50-60 आदमी वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, आदमी जमा हो जाते हैं। तब दोनों मित्र यानी हीरा मोती को वहां पे निकाला जाता है। लोग आते हैं, उनको देखते हैं अच्छे तरीके से और मन फीका करके जाने लग जाते हैं। कहते हैं ऐसे मरे हुए बैल को कौन खरीदेगा। लेकिन एक दढ़ियल व्यक्ति यानी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है, जिसकी आंखें लाल थी और वो अत्यंत कठोर मुद्रा वाला व्यक्ति था। वो आता है, उनके दोनों कूलों में उंगली गोद कर, ठीक है, देखता है उनको और अच्छे तरीके से उनको देखता है, फिर उनको टटोलता है और उनको ले जाने लग जाता है। ठीक है, उनको ले जाने लगता है। तो हीरा ने कहा कि गया के घर नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। यानी कि उसे लगता है कि अब ये हमको ले जाके मार काट देगा, अब जान तो बचने वाली है नहीं, ये हमको ले जा रहा है खरीद के, अब तो हम बचेंगे नहीं। मोती ने भी अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, तो उन्हें हमारे ऊपर भी दया क्यों नहीं आती। आगे देखो क्या होता है। अब भगवान के लिए हमारा मरना जीना बराबर है, चाहे हम मरे चाहे जिए, भगवान के लिए सब बराबर है। कहते हैं चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमको बचाया था, जिसने हमारी रस्सी खोल के हमको भगा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। ये आदमी तो छुरी चलाएगा, हमको मार ही देगा। तो क्या चिंता है, मांस खाल हड्डी सींग किसी के काम तो आएगी। कम से कम कोई तो हमारे जो अंग हैं, जो भी चीजें हैं, उससे काम लेंगे। फिर नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अब वो उनको मार दिया जाएगा। बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी होने पर डंडा मारता था। यानी जरा भी धीमे हो जाओ तो डंडा मारता था। राह में गाय बैल और हरे भरे खेत को देखता, वहां पे गाय वगैरह उनको चरती हुई नजर आती थी। ठीक है, सभी जानवरों को प्रसन्न देखता था। तो कोई जानवर उछल रहा होता है, कोई आनंद ले रहा होता है। तो कितना सुखी जीवन था इनका, वही सोच रहे होते हैं। कहते हैं पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ कैसे पड़ गए हैं, क्योंकि अब तो ये मरने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में जानवर देख रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। ऐसे में इनको बेचारों को ले जाया जा रहा है मारने के लिए। तो ये सोच रहे हैं कि कोई हमारे बारे में कितना दया भी नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो। सहसा अचानक से क्या होता है, ऐसा मालूम होता है कि परिचित राह में है। यानी वो ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जो उनको जाना पहचाना लग रहा है, यानी ये रास्ता तो हमारा अपना है, ऐसा इनको महसूस होता है। इसी रास्ते से तो गया उनको लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा। इतने में उनकी चाल तेज हो जाती है, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो जाती है। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। यहीं तो हम रहते थे, यही तो कुआं था जहां पे हम पुर चलाने आते थे, यही कुआं था, यही घर था, यही नगीज था, यही बगीचा वगैरह। ठीक है, उसको सब कुछ लगता है। फिर मोती ने कहा हमारा घर नजदीक आ चुका है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब यहाँ घर भागता हूं। वो कहता है ये जाने देगा। कहता है इसको तो मैं मार गिराऊंगा, कैसे नहीं जाने देगा मुझे। तो फिर नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, जहां पे वो रुका करते थे, रहा करते थे, वहां थान पे चलते हैं, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, उछलते कूदते हुए दौड़ने लगे। ठीक है, कहते हैं ये हमारा थान है, जहां पे वो पहले रहा करते थे, झूरी के पास। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे चला आया। झूरी द्वार पे बैठा धूप खा रहा था। अब झूरी ने देखा उसके पुराने बिछड़े हुए बैल भागता हुआ आया, दौड़ा हुआ आया उसके पास और गले से लगा लिया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू थे, क्योंकि भाई अपने बैलों को गले से लगा रहे। बैल भी जो थे उसे अपने मालिक से इतने दिनों बाद मिले हैं, तो झूरी का हाथ चाट रहे थे। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने बोला कौन हो भाई, मेरे बैल हैं, ये कहां ले जा रहे हो मेरे बैल को। तो वो कहता है तुम्हारे बैल, तुम्हारे बैल कैसे हैं, मैं तो इनको खरीद के लाया हूं, मैं तो इनको मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूं, खरीद के लाया हूं। कहता है मैं तो समझता हूं तुम चुरा कर लाए हो, जब तक मैंने अपने बैल को बेचूंगा नहीं, जब तक मैं ये कैसे बिक जाएंगे, बैल तो मेरे हैं। ठीक है, कैसे तुम नीलाम वहां से खरीद के लाए हो इसको। फिर कहता है जाके थाने में रपट कर दूंगा। ठीक है, तो वो कहता है मतलब जो काटने वाला होता है, उनको मारने वाला होता है, वो कहता है जाके थाने में रपट कर दूंगा। कहता मेरे बैल हैं, सबूत ये है कि मेरे दरवाजे पे खड़े हैं।
जाओ रपट कर दो जहां करनी हो। दड़ियल गुस्से में बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया, दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ने लगा, यानी दड़ियल आगे आगे, मोती उसको पीछे खदेड़ने लगा, पीछे पीछे। फिर उसको बाहर तक निकाल दिया। अब दड़ियल बेचारा दूर से रास्ते से देख रहा था, दड़ियल दूर से धमकी दे रहा था, खड़ा होके गाली दे रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था, पर मोती जो था, मोती उसे छोड़ने वाला थोड़ी था। मोती रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग भी तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल बेचारा हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आके उस दड़ियल को आज मार ही ना डालो। कहता, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे, ठीक है, उसे बेमारे छोड़ता नहीं। अब ना आएगा, अब वो भग गया, अब वो आएगा नहीं। कहता, आएगा तो दूर ही खबर लूंगा उसे, देखूं कैसे ले जाता है हमको, ठीक है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा, ऐसे बोलता है। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। बैल आपस में बातें कर रहे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, ठीक है, थोड़ी देर में उनके लिए खाने के लिए चीजें आ गई। मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था, ठीक है, उनको सहलाने लगा, क्योंकि पुराने बैल थे बेचारे उसके। और 20 लड़के जो थे वो आके तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में सब लोगों को पता लगा, तो जैसे जैसे पता लगा लोग उनको देख रहे थे, ठीक है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यहाँ पे अपनी ये कहानी हो जाती है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हीरा मोती की कितनी अच्छी कहानी थी। दोनों दोस्त थे, कैसे बेचारे अपने घर से गए, कैसे वहां से भगे, फिर पकड़े गए, फिर भगे, फिर कैसे वहां चले गए जहाँ पे बहुत सारे जानवर, यानी कि कौंजी हाउस में चले गए, फिर वहां से कैसे भगे, ठीक है, फिर कैसे मतलब वहां से उनको नीलाम करके लाया गया और कैसे अपने मालिक के पास आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से ज्यादा कमेंट करें, आपकी पूरी एनसीईआरटी में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।